नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या खास रहा और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 18 से 21 दिसंबर तक 4 दिनों का विधानसभा सत्र रहेगा। शीतकालीन सत्र 18 और 19 दिसंबर को शपथ और प्रतिज्ञान है और इसके साथ 20 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 21 दिसंबर को शासकीय कार्य और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 2 शिफ्ट में विधानसभा की बैठकें होंगी। इसके साथ पहली बैठक सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, दूसरी बैठक की अगर बात की जाए तो दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। विवेक पटैया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अपडेट दीजिए, अधिसूचना भी जारी हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की 16वीं विधानसभा का जो गठन है वो अब विधिवत होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और ये अधिसूचना जारी होते ही जो सत्र की जो कार्रवाई है वो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी। 18 दिसंबर से 18 दिसंबर और 19 दिसंबर ये 2 दिन सभी 230 विधायकों के शपथ के लिए निर्धारित किए गए हैं और 20 तारीख को जो है विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और उसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन चूंकि पहले से ही तय है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और निर्वाचन की नौबत नहीं आएगी क्योंकि बहुमत के आधार पर बीजेपी के पास बहुमत है और ऐसे में विपक्ष जो है कोई भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगा। अभी तक कोई इस पर भी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि निर्वाचन की जो है नौबत नहीं आएगी। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे 20 तारीख को और 21 तारीख को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन हो जाएगा और विधानसभा विवेक, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि 18 और 19 को शपथ का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि 18 तारीख के पहले कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, ये माना जाए? देखिए, फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई भी सूचना जो है अभी नहीं है और अभी आज जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पार्टी के दिग्गज नेता है वीडी शर्मा और मोहन यादव ये मिलकर जो है अपने प्रस्तावित जो कैबिनेट है उसको का गठन को लेकर जो है चर्चा करेंगे नामों पर, लेकिन आज पूरे दिन कयास लगते रहे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि उम्मीद काफी कम है इस सत्र में कैबिनेट को लेकर। हो सकता है कि इस सत्र के बाद ही कैबिनेट सामने आए। यदि कुछ होता है तो फिर जरूर इस सत्र में आपको नए मंत्री दिखाई देंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। और अब रुक करते हैं विदिशा का। शिवराज सिंह चौहान से मिलकर एक बार फिर से लाडली बहनें भावुक हो गई। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदिर गए हुए थे दर्शन करने के लिए, वहां पर लाडली बहनें पहुंची और उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारा नेता कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो। मंदिर पहुंचे थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। इस दौरान आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लाडली बहनें वहां पर पहुंची, भावुक हो गई और फिर उसके बाद ढांढस बंधाया पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में। देखिए, लगातार तीसरे दिन इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इसके पहले आपको याद होगा कि लाडली बहनों ने सीएम हाउस जाकर के इसी तरह से दुख व्यक्त किया था और कल भी शपथ ग्रहण के बाद शिवराज सिंह चौहान को उनके समर्थकों ने घेर लिया था और आज फिर इसी तरह की तस्वीरें लाडली बहनों की दुख की सामने आई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर का रुख करेंगे। 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है, जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भावरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जमीन को लेकर विवाद हुआ और फिर इस दौरान जमकर लाठी डंडे भाज गए एक दूसरे पर।
मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा की गई और सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं पर एक्शन लेते हुए उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं पर आप ध्यान दें। खुले बोरवेल को अभियान चलाकर बंद करवाया जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने का बड़ा फैसला लिया और इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि बीजेपी दरअसल मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के ओपन चैलेंज पर मसूद ने पूछा कि देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलेगा या फिर इनके कहने पर। आरिफ मसूद से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश में धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर तय सीमा में, तय डेसिमल में बजेगा। आरिफ मसूद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा फैसला ये ले लिया। पहले देखिए, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। फैसला लेना था तो नौजवान पे लेना था, महंगाई पे लेना था, रोजगार पर लेना था, जो नहीं लिया। ये तो केवल भ्रम फैलाने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले से गाइडलाइन दे चुका और उस गाइडलाइन का ऊपर ही काम होता है और उस पर कार्य चल रहा है। उसमें कोई नई चीज़ नहीं आ गई। नियत में खोट लग रही है क्या सरकार की? ये केवल भ्रम फैलाना है, नियत नहीं है। तो ये कहो कि अब हमारे पास कुछ है नहीं देने को, तो जनता में इशू क्या लाएं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आरिफ मसूद में दम है तो लाउड स्पीकर मस्जिद के बाहर बजा के बताएं। ये अगर आपसे कहा है तो मैं सुनूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा है। अगर ये उन्होंने कहा है तो वो बताएं। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आरिफ मसूद को खुला चैलेंज किया है। मैं आपको उसका टेक्स्ट पढ़वा सकता हूँ, वीडियो तो नहीं होगा मेरे पास। अब ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की चलेगी कि रामेश्वर की चलेगी, ये सरकार तय करेगी। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था कि क्या सरकार की नीयत में खोट लग रही है आपको? मैंने कहा ना कि ये तय करना है कि सरकार, या आपने कहा है मुझे, अभी मैं इस पर जरूर जवाब दूंगा बाद में, लेकिन सरकार को ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट की चलेगी कि रामेश्वर की चलेगी। ठीक है। आरिफ मसूद का सीधा कहना है कि ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश चलेंगे या मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की इस तरीके की हिटलरशाही चलेगी। फिलहाल कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम मोहन यादव के फैसले को लेकर कहा है कि कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं विवाद के लिए। कुछ भी करें, लेकिन समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति जोड़ने की है, ना कि तोड़ने की। संसद की घटना पर कमलनाथ ने चिंता व्यक्त की और कहा कि यह बड़ी चूक हुई है, कोई भी घटना घट सकती थी। कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। बड़ी एक लैप्स हुई है, बहुत बड़ी कमी अगर संसद में हुई है और लोग कूद के अंदर चले गए, कोई भी घटना घट सकती थी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर यानी कि कल ही शपथ ली और साथ ही तेज लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया तो अशोकनगर जिले की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। बुधवार देर रात शादियों में तेज आवाज में डीजे चलाने पर पुलिस ने बारात के बीच से 3 डीजे जब्त किए हैं। पुलिस की माने तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की तेज आवाज पर प्रतिबंध है और अब मुख्यमंत्री ने भी पाबंदी का फैसला लिया है। डॉक्टर की माने तो 50 से 60 डेसिमल से ज्यादा की साउंड से लोगों को कान और हार्ट की समस्या हो सकती है। तो एक तरफ लाउडस्पीकर पर लाउड सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर वाली कार्रवाई भी जारी है। भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद पहली बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। जनता कॉलोनी में इसका मकान बना हुआ था, वहां पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और मकान को धराशायी कर दिया गया। भोपाल कलेक्टर ने एनएसए के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया।
भोपाल स्थित राजभवन में गोपाल भार्गव ने विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। राजभवन में शपथ दिलवाई गई। शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर पद से मंत्री पद का संबंध नहीं है। पार्टी को बनाना होगा तो कोई अवरोध नहीं होगा। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सीएम और संगठन फैसला करेगा। प्रोटेम स्पीकर का मंत्रिपरिषद से कोई संबंध नहीं है। हमारा नेतृत्व तो चाहेगा, मुख्यमंत्री भी चाहेंगे यदि, और हमको कहेंगे, हमको आदेश करेंगे कि आपको कोई जिम्मेवारी हम और भी देना चाहते हैं, तो ये कोई बाध्यता नहीं है। किसी दूसरे को भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस को विधायक दल के नेता के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आज हुई विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। यानी अब नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष की रेस में फिलहाल सबसे आगे ओमकार सिंह मरकाम का नाम चल रहा है। मरकाम ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वो सभी को मंजूर होगा। संभावित नेता प्रतिपक्ष ओमकार सिंह मरकाम से बात की IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सिंगल लाइन का प्रस्ताव पास हुआ है कि AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि कौन मध्य प्रदेश कांग्रेस का CLP लीडर होगा। मेरे साथ ओमकार सिंह मरकाम हैं, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। माननीय केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्णय लेंगे, ये प्रस्ताव हमारे सभी विधायक साथियों ने पास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत बेहतर निर्णय लेगा। कब तक आपके नाम का ऐलान हो जाएगा? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, मैं समझता हूं वो शीघ्र निर्णय लेगा और इसमें मेरा नहीं, मैं आपको बता दूं जो दल के लिए निर्णय लेगा वो बेहतर होगा। 18 तारीख से विधानसभा का पहला सत्र लग सकता है, तो ये माने कि उसके पहले ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का पूरा भरोसा है कि पहले ही होगा। ओमकार सिंह मरकाम है, CLP लीडर की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी हर वो शख्स निभाएगा जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और खुद के नेता प्रतिपक्ष बनने के सवाल पर वो कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आलाकमान जरूर नजर इनायत करेगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार सबसे युवा सदस्य कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा से अपने चाचा संजय शाह को हराकर अभिजीत शाह महज 31 साल में की उम्र में विधायक बन गए हैं। अभिजीत ने IBC 24 से खास बातचीत की, देखिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार तमाम नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चेहरा सबसे खास होगा, वो इसलिए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान कैंडिडेट कांग्रेस के टिकट से जीत के आए हैं। अभिजीत शाह हरदा जिले की टिमरनी से विधायक बने हैं और अभिजीत 31 साल के हैं। हालांकि उनका दूसरा चुनाव है, पहले चुनाव वो हारे थे 2018 में, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है और अपने चाचा संजय शाह को हराया। अभिजीत हमारे साथ हैं। देखिए, चुनाव जो होता है वो मैनेजमेंट से जीता जाता है। पिछला चुनाव में 2200 वोटों से हार गया था, लेकिन हारने के बाद बहुत कुछ सीखा है मैंने। सीखने के यही था कि सबसे पहले संगठन में काम किया जाए। मेरी विधानसभा में 4 ब्लॉक हैं, जिसमें सिराली ब्लॉक जो है, जिसमें मैंने लगभग 8,000 की लीड ली, उसी ब्लॉक में मैं जीता, बाकी 3 ब्लॉक में हारा था। उस ब्लॉक में हमने पन्ना प्रभारी तक बना रखे थे। जबकि कांग्रेस में ये ट्रेंड देखा नहीं जाता। कांग्रेस इतना ग्रासरूट पर जाके इस तरीके से संगठन अपना तैयार नहीं करती है, तो लेकिन ये आपने किया, तो ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए मॉडल भी हो सकता है। देखिए, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैंने, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मैंने 2013 तक बीजेपी में हमारे काकाश्री का ही काम मैनेजमेंट संभाला था। 2008 में मैंने प्रथम प्राथमिक वर्ग भी RSS में किया हुआ था, संघ में किया हुआ था, तो वहाँ से मैंने सीखा था कि पन्ना प्रभारी का महत्व क्या होता है। इसका मतलब ये माना जाए कि आपने चाचा के साथ रहते रहते ही चुनावी मैनेजमेंट सीखा और उन्हीं को शिकस्त दे दी। देखिए, मैनेजमेंट उनसे तो नहीं सीखा, लेकिन हाँ, मैंने 2008 से 13 तक मैंने बहुत कुछ सीखा था, उसका फ़ायदा मिला। जाहिर है 31 साल के हैं अभिजीत शाह और पूरी ताकत के साथ विधानसभा पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो आगे भी युवाओं की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के माफी औकाफ विभाग मंदिरों की जमीन की 6 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण मंदिर की कितनी जमीन का पुजारी और माफियाओं ने मिलकर बंदरबाट कर लिया है, मंदिर की कितनी जमीन सरकारी जमीन अब निजी हो गई है, इसका सच सामने ही नहीं आ पाया है।
मंदिरों की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की करीब 20 शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची है और ऐसे में मंदिर से जुड़े ट्रस्टी और दूसरे लोग कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन को बचा लो, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4,290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग भी बनाया गया, लेकिन विभाग ने मंदिरों की जमीनों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिया। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी, अब वो निजी दर्ज हो गई। शहरी क्षेत्र की जमीनों में ज्यादा धांधली हुई है। ऐसे में मंदिर से जुड़े ट्रस्टी कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन को बचा लो, तो वहीं न्यायविद कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। हजारों की बीघा में जमीन पे कब्जा है, उसकी वजह से माना मंदिर की व्यवस्थाओं में बहुत क्षति हो रही है, जो माने में कहीं न कहीं माने मंदिर की व्यवस्थाओं में कमी आ रही है। तो शासन को एक माने में कमेटी को निश्चित करके और इस चीज़ के लिए पूरी कमेटी इसी कार्य के लिए करेगी। मेरे द्वारा कई बार समय समय पर लिखित आवेदन दिए गए, कई अभ्यावेदन दिए गए, मगर उनके द्वारा उसकी कोई कंप्लेंस आज दिनांक तक नहीं की गई। और कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से मैं मिला, व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद कहा मंदिरों की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने अपने नाम राजस्व अधिकारियों से मिलकर दर्ज करा लिए हैं। उसके बाद भी केवल खानापूर्ति प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। आइए अब आपको ग्वालियर जिले के मंदिर की स्थिति बताते हैं जिन पर कब्जा हो गया। ग्वालियर तहसील में 183 राजस्व ग्रामों में 352 धर्मस्थल हैं। इन धर्मस्थलों के नाम पर करीब 1092 हेक्टेयर भूमि है। वहीं डबरा में 123 राजस्व ग्रामों में 285 धर्मस्थल हैं और इनके नाम करीब 2123 हेक्टेयर जमीन है। इसी तरह भीतरवार तहसील में 117 राजस्व ग्रामों में 228 धर्मस्थलों के नाम करीब 1077 हेक्टेयर जमीन है। वहीं शिंदे की छावनी स्थित महादेव ट्रस्ट के अलग अलग पटवारी हलकों में 120 बीघा जमीन दर्ज है। अम्माजी महाराज निम्बालकर की गोट के पास लगभग 50 बीघा जमीन है, तो वहीं गजरा राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम शहर में लगभग 73 बीघा जमीन है। इसी तरह राम जानकी मंदिर छोटी शाला के नाम पर शहर और आसपास के गाँव में 100 बीघा से ज्यादा जमीन है। नरसिंह मंदिर बेहट के नाम पर लगभग 187 बीघा जमीन है। वहीं गंगादास की बड़ी शाला के नाम पर 85 बीघा जमीन है। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो औकाफ के मंदिर हैं या अन्य धर्मस्थल हैं, उनको कुछ ज़मीन इसलिए उनके साथ अटैच की जाती है, उनका रख रखाव, उनके खर्चे उससे निकलते रहें। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर किसी मंदिर की ज़मीन पर कोई खुर्द-बुर्द की गई है, कोई कब्जा किया गया है, कोई अनाधिकृत चेष्टा की गई है, तो निश्चित तौर पर उसकी जाँच करके और तीव्रता से करके कठोरतम कार्रवाई उस पर करना चाहिए। मंदिरों की ज़मीन के साथ साथ स्कूल कॉलेजों की ज़मीन पर भी माफियाओं द्वारा कब्जा कर खुर्द-बुर्द करने की कई सारी शिकायतें आपके सामने भी आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं। लेकिन भाजपा की सरकार सोई हुई है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है। ट्रस्ट, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और भू माफिया के गठजोड़ ने धर्मस्थलों की जमीनों पर कॉलोनियां बसा दी हैं, जबकि पुरानी धर्मशालाओं के स्वरूप को नियम विरुद्ध खत्म करके या तो होटल बनाए जा रहे हैं या अन्य व्यवसायिक कामों में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इंतजार प्रशासन की जांच का है, जो 6 महीने से अधर में लटकी पड़ी है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। और अब छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, MLA सोहन वाल्मीकि की पुत्रवधू ने खुदकुशी कर ली। परासिया से विधायक है सोहन वाल्मीकि और देर रात घर में फांसी लगाकर उन्होंने सुसाइड किया। सुबह महिला को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो छिंदवाड़ा के परासिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परासिया से नवनिर्वाचित विधायक सोहन वाल्मीकि के बेटे की वाइफ ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और देर रात उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भोपाल में पीएफआई के 22 सदस्यों पर आरोप तय हो गए हैं। फिटनेस सेंटर के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। देशद्रोही गतिविधियों में भी शामिल होने के सबूत मिले हैं। भोपाल की विशेष NIA कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी हुई थी और आज आरोप तय हो गए हैं पीएफआई के 22 सदस्यों के खिलाफ। तो
तो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर के नाम पर ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र आज पेश हुआ है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी हुई थी। लगातार ये पीएफआई के सदस्य एक्टिव थे और आरोप पत्र तय हो गए हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द सजा का ऐलान भी किया जाएगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।